सो बच्चे सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डील किया था डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर जिसका कुछ पार्ट हम 11th क्लास में करते हैं और कुछ पार्ट जो है वो 12th में करते हैं, ठीक है। यानी कि हमें डिटेल्ड मॉलिक्यूलर बेसिस करना था डीएनए के स्ट्रक्चर का, तो वो हमने कंप्लीट किया है कल। तो बात बच्चे आज हम बात करेंगे डीएनए ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो बच्चे ये वो डीएनए हेलिक्स जिसका स्ट्रक्चर हमने कल किया, उसकी पैकेजिंग न्यूक्लियस के अंदर कैसे होती है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, तो बच्चे पैकेजिंग इतना बड़ा कंसर्न क्यों है? वो बच्चे इसीलिए क्योंकि हमारे पास डीएनए का जो लेंथ है ना, वो न्यूक्लियस के डायमेंशन से बहुत ज्यादा होता है। अगर बच्चे हम हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें डीएनए के, कल हमने हैप्लॉइड कंटेंट की बात की, दैट वाज 3.3 into 10 raised to power 9। बट अगर उसके डिप्लॉइड कंटेंट की बात करेंगे, डिप्लॉइड कंटेंट उससे ज्यादा हो जाएगा ना। डिप्लॉइड कंटेंट इज नियरली 6.6 into 10 raised to power 9। इतने बेस पेयर्स आएंगे, ठीक है, 6.6 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स, है ना। बट इफ वी टॉक अबाउट डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर, तो क्या केस रहेगा? सो बच्चे 0.34 नैनोमीटर का अरेंजमेंट है, तो हम 0.34 नैनोमीटर ना लिखे इंटू 10 raised to power -9 मीटर्स लिखे। नैनोमीटर मतलब 10 raised to power -9, राइट, मीटर्स। तो इतना हमारे पास डिस्टेंस रहेगा। बट अगर हम डीएनए की यहाँ पे कंप्लीट लेंथ डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो हमें उसके बेस पेयर्स को उसके डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6.6 into 10 raised to power 9 into 0.34 into 10 raised to power -9 meters will get approximately 2.2 meters length। तो हमें अल्टीमेटली कितनी लेंथ मिल गई? 2.2 मीटर्स की। तो बच्चे इतना बड़ा डीएनए है, टोटल लेंथ डीएनए की इतनी आ गई। और बच्चे न्यूक्लियर डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियर डायमेंशन इज नियरली 10 raised to power -6 meters, ठीक है, 10 raised to power -6 meter। तो if I talk about the compilation or arrangement of the complete DNA inside this particular nucleus, क्या वो पॉसिबल है? अगर डीएनए को जस्ट एक सिंपल सा फोल्ड दे दिया गया और फोल्ड के बाद उसे अरेंज कर दिया जाए, तो पॉसिबिलिटी है क्या अरेंज होने की वहां पे? नहीं ना। तो बच्चे इसीलिए डीएनए को कुछ स्पेशल पैकेजिंग अरेंजमेंट लेना पड़ता है, जिसकी हेल्प से वो अरेंज हो पाता है और ऑर्गेनाइज हो पाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो बच्चे अब वो चीजें क्या है, वो पैकेजिंग कैसी है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रोकैरियोट्स के केस में, जैसे कि है हमारे पास इकोलाई, एक बैक्टीरिया है जिससे हमें आगे भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। सो उसके बारे में बात करते हैं। अब बच्चे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, वहां पे न्यूक्लियस ही नहीं होता है ना, ये चीज ईज है उसमें। उसका पूरा कंटेंट जो है वो उसके साइटोप्लाज्म में अरेंज है। बट एक चीज सोचने वाली बात है, क्या यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज भी सिमिलर रहता है? नहीं, प्रोकैरियोटिक साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और बहुत ही ज्यादा छोटा भी हो सकता है एज कंपेयर टू यूकेरियोटिक सेल। तो वहां पे भी पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो इन प्रोकैरियोट्स डीएनए जो है, डीएनए क्या है, इट्स अ नेगेटिवली चार्ज ना, नेगेटिवली चार्ज। कल ही हमने खुद देखा वहां पे फॉस्फेट ग्रुप था। फॉस्फेट ग्रुप जो है इट्स अ हाईली एसिडिक ग्रुप।
वो एक हाईली एसिडिक ग्रुप है। क्यों? उसके पास 3 अल्कोहलिक और रिएक्टिव ग्रुप रहेंगे जो H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप दैट इज O नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, एसिडिक ग्रुप है, O नेगेटिव पीछे रह जाएगा, तो O नेगेटिव रहने की वजह से इसमें ओवरऑल नेगेटिव चार्ज रहेगा, डीएनए जो है इसीलिए हाईली नेगेटिव होता है। तो बच्चे प्रोकैरियोट्स में ये डीएनए जो कि एसिडिक नेचर का है, जो नेगेटिवली चार्ज होता है, it gets coiled around बेसिक मतलब अल्कलाइन, डीएनए एसिडिक है ना, तो बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक कहे जा रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है, हम हमेशा सोच रहे हैं कि अमीनो एसिड को बेसिक कहा जाएगा, प्रोटीन कहाँ से बेसिक हो गया? बच्चे जिस प्रोटीन में बेसिक अमीनो एसिड का कंटेंट ज्यादा होता है उसके केस में प्रोटीन का नेचर भी अल्कलाइन रह जाता है, ठीक है। तो गेट्स कॉल्ड अराउंड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। उसमें कॉइल होकर वो साइटोप्लाज्म में अरेंज रहता है। कैसे? उसे समझने के लिए हमें यूकेरियोटिक अरेंजमेंट समझना पड़ेगा, जो कि ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। यहाँ पे तो हम हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं ना, बट अगर हम यूकेरियोट्स में बात करें, लाइक इन ह्यूमंस, तो यूकेरियोट्स के केस में डीएनए अगेन जो एसिडिक है, जो नेगेटिवली चार्ज है, इट गेट्स कॉइल्ड अराउंड एन ऑक्टामर प्रोटीन। ऑक्टामर मतलब जिसकी 8 पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं, और 8 पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में जुड़कर क्या बनाया है? एक कॉमन प्रोटीन बनाया है, ठीक है। तो अराउंड एन ऑक्टामर प्रोटीन, ऑक्टामर एंड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स। यहाँ पे हिस्टोन लाइक नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चे हिस्टोन प्रोटीन्स अगेन बेसिक क्यों है? इट हैज मोर बेसिक अमीनो एसिड, दैट इज मोर लाइसिन एंड मोर आर्जिनिन। इसके स्ट्रक्चर में ना लाइसिन और आर्जिनिन जैसे बेसिक प्रोटीन जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, इनके रेजिड्यूज बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, दैट्स व्हाई हमारे पास ओवरऑल हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक प्रोटीन होता है, ठीक है। एंड हिस्टोन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, ऑक्टामर प्रोटीन है ना, तो बच्चे इट इज मेड अप ऑफ H2A molecule, H for histone, H2B molecule of 2 molecules of each। मतलब इन 4 मॉलिक्यूल्स के नाम लिखूंगी, H3 एंड अल्टीमेटली H4। ये 4 मॉलिक्यूल्स के दो मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आपस में जुड़ते हैं, पेयर में जुड़ते हैं और अल्टीमेटली एक कॉमन प्रोटीन बना लेते हैं, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, जो बेसिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन, मोर लाइसिन मोर आर्जिनिन, ठीक है। क्योंकि बच्चे प्रोटीन में को बनाने में 20 अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से 3 अमीनो एसिड बेसिक होते हैं, हिस्टीडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। और हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन का कंटेंट एक्सट्रीमली अवेलेबल होता है, दैट्स व्हाई उसका नेचर जो है वो अल्कलाइन साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से बन गया हिस्टोन, है ना। अभी ऑक्टामर बन के मिलकर क्या बना लेंगे? हिस्टोन प्रोटीन, जिसे कॉमनली ऐसा दिखाया जाता है। और हम क्या कह रहे हैं? डीएनए इसके अराउंड कॉइल हो जाता है ना, डीएनए इसके अराउंड कॉइल हो जाता है, तो होगा क्या? डीएनए आया, डीएनए इधर से आया, इसने क्या किया? पीछे से कॉइल किया, एक टर्न लिया यहाँ पे, इस तरीके से ये निकल गया आगे की तरफ।
आगे की तरफ एक और हिस्टोन, ठीक है, इस तरीके से आगे एक और हिस्टोन होगा। इस तरीके से रैपिंग होना शुरू हो जाती है बेटा, कॉइलिंग रैपिंग, जिसकी वजह से ना डीएनए जो है ना वो न्यूक्लियस में डायरेक्टली ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता, वो एक बीडेड स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, इस तरीके से। और ये बीड्स दिख रहे हैं, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। सो यहां पे हमने लिखा डीएनए गेट्स कॉइल्ड अराउंड एन ऑक्टामोर बेसिक प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन। सो आफ्टर कॉइलिंग the structure formed is called as nucleosome। जो स्ट्रक्चर बनता है उसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, मतलब वन हिस्टोन अलोंग विद डीएनए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। तो ये जो है वो एक न्यूक्लियोसोम होगा, दिस इज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। एंड ईच न्यूक्लियोसोम हैज 200 बेस पेयर्स wrapped अराउंड इट, मतलब हर एक हिस्टोन में 200 बेस पेयर्स सराउंड करते हैं तो जाके एक न्यूक्लियोसोम बनता, मतलब एक हिस्टोन नियरली 200 बेस पेयर्स को अपने अराउंड रैप कर लेता, तो इट हैज 200 बेस पेयर्स रैप्ड इन इट, ये एक न्यूक्लियोसोम है। और हाँ, इसमें बीच में ना बच्चे एक लिंकर प्रोटीन भी होता है जिसे H1 प्रोटीन कहा जाता है। जब हमारे पास डीएनए बाहर निकलता है तो वो बाहर निकलने के बाद इस लिंकर प्रोटीन से रैप और पास करता हुआ फिर दूसरी न्यूक्लियोसोम बनाता है आगे जाके, दिस इज H1 प्रोटीन, H1 प्रोटीन और H1 लिंकर प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, ये है एक न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम कैसे बना, जब डीएनए जो कि एक एसिडिक प्रोटीन है वो बेसिक हिस्टोन के अराउंड रैप करता है, और एसिडिक होने की वजह से जब बेसिक हिस्टोन इसे मिलता है तो ये स्टेबल हो जाता है बेटा, वहां पे स्टेबिलिटी से रह पाता है, रैप हो पाता है। तो बच्चे जब वो रैप करता है तो न्यूक्लियोसोम बनता है, और हर एक न्यूक्लियोसोम में नियरली कितने बेस पेयर्स है, 200 बेस पेयर्स है जो उसके अराउंड रैप करते हैं, which gives them a bead on a string arrangement, ठीक है, which gives them beads on string arrangement, हमने यहां पे बनाया, ठीक है। So gives beads on string arrangement, ठीक है। पर बच्चे इस तरीके से हमारे पास जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया आफ्टर कॉइलिंग, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। सो आफ्टर कॉइलिंग न्यूक्लियोसोम्स जो है अल्टीमेटली क्रोमैटिन मटेरियल बना लेते हैं। सो दिस फॉर्म्स कंप्लीट क्रोमैटिन मटेरियल। इसको थ्रेड लाइक अरेंजमेंट दिखता है, ये ऐसा लगता है थ्रेड के ऊपर बीड्स है, फॉर्म्स कंप्लीट क्रोमैटिन मटेरियल। लेकिन बच्चे एक चीज हमने पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में कि जब सेल डिवीजन होती है दिस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर गेट्स मोर कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या चीज इन्वॉल्व होगी, तो बच्चे फर्दर कॉइलिंग जो है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, अगर क्रोमोसोम्स बनाने हैं तो उसके लिए एडिशनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर कहा जाए कि क्रोमोसोम्स बनाने में या फिर क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो एक्चुअली किससे बना हो, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए और डीएनए से बना होता है। ये चार चीजें हैं जो मिलकर बनाती हैं इससे क्रोमैटिन मटेरियल को। तो बच्चे लेकिन नॉन हिस्टोन का प्रोटीन का मेन यूज कब आता है, जब उसे कंडेंस होना होता है क्रोमैटिन मटेरियल को और उसे क्रोमोसोम बनाना होता है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे काम आ जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो गया पूरा हमारे पास कॉइलिंग।
तो जब ये कॉइलिंग होती है जिस उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इजी पैकिंग हो जाएगा और डीएनए स्टेबली पैक हो जाएगा, क्योंकि बेसिक प्रोटीन है ना, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पैक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फिट हो पाता है इस न्यूक्लियर डायमेंशन में। और बच्चे कई बार ना कुछ जगह पे हमारे पास अलग अलग आपको अरेंजमेंट भी देखने को मिलेंगे। हमारे पास जो क्रोमैटिन मटेरियल है ना वो दो तरह का आता है। We have two types of chromatin material। और क्रोमैटिन भी आपको न्यूक्लियस में दो तरह के दिख रहे हैं। और बच्चे उसको एक को कहा जाता है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो है अगर उसको स्टेन करने की कोशिश करोगे ना वो बहुत लाइटली स्टेन होगा। इट इज लाइटली स्टेन बट रेप्लिकेटिवली एक्टिव। मतलब अगर रेप्लिकेशन करनी हो, आगे कोडिंग करनी हो, तो बच्चे यही यूक्रोमैटिन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। बट इफ विल टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप, वो है हेटेरोक्रोमैटिन। ये स्टेनिंग के दौरान बच्चे हम सेग्रीगेट कर पाते हैं, बेटा स्टेनिंग के बाद एक्चुअली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो स्टेनिंग के प्रोसेस के दौरान डेंसली स्टेन होता है एंड नॉट रेप्लिकेटिवली एक्टिव। तो रेप्लिकेटिवली एक्टिव नहीं होता बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों तरह के क्रोमैटिन इसी तरीके से बने होते हैं। तो क्या हुआ, हिस्टोन प्रोटीन से ऑक्टामर था, H2A, H2B, H3 और H4 मॉलिक्यूल्स पेयर में जुड़ते हैं और एक ऑक्टामर बना लेते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है क्योंकि इसमें लाइसिन और आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड्स है। तो ये प्रोटीन बना, इसके अराउंड डीएनए ने रैप करना शुरू कर दिया और नियरली 200 बेस पेयर रैप हुआ और बन गया एक न्यूक्लियोसोम। ऐसे आगे जाके डीएनए ने और रैपिंग की दूसरे हिस्टोन में, फिर आगे जाके तीसरे में। इसी तरीके से हमारे पास पूरी रैपिंग और कॉइलिंग हो गई, मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स बने और बन गया कंटिन्यूअस थ्रेड, जिसे कहा जाता है क्रोमैटिन मटेरियल। और एक क्रोमैटिन दो तरह का है, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। अगर लाइटली स्टेन्ड है और रेप्लिकेटिवली एक्टिव है तो यूक्रोमैटिन कहा जाएगा, जिसे ट्रू क्रोमैटिन कहते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन जो डेंसली स्टेन होता है स्टेनिंग के दौरान और रेप्लिकेटिवली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो बच्चे ये क्रोमैटिन मटेरियल है, लेकिन बच्चे सेल डिवीजन के दौरान आप मेटाफेज में एनालाइज करते हो, सबसे शॉर्टेंड और कंडेंस्ड क्रोमोसोम। और उस कंडेंस्ड क्रोमोसोम को बनाने के लिए क्या यूज होगा, उसमें इन्वॉल्व होंगे एक अलग तरह के प्रोटीन जिसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। अगेन बेसिक प्रोटीन है बट इन्वॉल्वमेंट होती है तब जब फर्दर कॉइलिंग की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो बच्चे ये है पूरा क्रक्स इसका, यानी कि पूरा कॉइलिंग और पूरी पैकेजिंग डीएनए। तो जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल डॉगमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेंट्रल डॉगमा, तो बच्चे दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक सून आफ्टर ही गेव वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बाद फर्दर और रिसर्च करने पे उन्हें समझ आया कि डीएनए जो है वो अल्टीमेटली कुछ पर्टिकुलर पैसेज से होते हुए निकल रहा है और अल्टीमेटली वो प्रोटीन बनाता है जो कि एक्सप्रेशन देगा। तो बच्चे अगर वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की बात करें तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कब आया था, 1953। 1869 में हमें न्यूक्लियन के बारे में पता चला है और 1953 में मॉडल आया था और उसके बाद फ्रांसिस क्रिक ने अल्टीमेटली सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट दिया। तो बच्चे क्या फ्रांसिस क्रिक डीएनए के बारे में जानते थे, या उन्होंने कितना लेवल पे रिसर्च किया, या सेंट्रल डॉगमा क्या है उन्हें कैसे पता चला, ये सब चीजें जानते। तो बच्चे फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा के कंसेप्ट में बताया कि डीएनए जो है इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, जो इससे पहले प्रूफ हो गया था। इनके वॉटसन एंड क्रिक मॉडल देने से पहले डीएनए जेनेटिक मटेरियल है प्रूफ हो गया था। इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बाद में दिया था। इनफैक्ट आप एक अभी रिसर्च पढ़ोगे जो एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने किया था 1952 में। उन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियन है जो समझा जा रहा है फर्दर डीएनए की तरह रिकॉग्नाइज हुआ वो ही जेनेटिक मटेरियल है।
फ्रेडरिक जो ग्रिफिथ है हमारे पास, उन्होंने भी 1928 के आसपास एक एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ, 1928 में एक्सपेरिमेंट किया है जो कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो जो ऐसी कुछ चीजें रिसर्च जो है वो सेंट्रल डॉग्मा या वाटसन इम्पिक मॉडल से पहले हो चुकी थी। मतलब काफी सारा डाटा इनके पास था जो जिसके बेसिस पे उन्होंने सेंट्रल डॉग्मा का कॉन्सेप्ट दिया। तो उन्होंने कहा कि डीएनए जो है डेफिनेटली एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डीएनए जो है वो डायरेक्टली काम नहीं करता। डीएनए के पास क्या है, सिर्फ कोडिंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि डीएनए जो है वो कोडिंग इंफॉर्मेशन है, वो कोडिंग इंफॉर्मेशन जरूरी है प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन वो प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली नहीं बनाएंगे। बीच में एक इंटरमीडिएट है जो कि आगे प्रोटीन बनाने में यूजफुल रहेगा, क्योंकि डीएनए जो है वो उसका काम है स्टेबली इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना और स्टोर करना। इट्स नॉट द फंक्शन ऑफ डीएनए टू फ्रेम और सिंथेसाइज अ प्रोटीन, इट्स द फंक्शन ऑफ आरएनए टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। सो डीएनए जो है अपनी कोडिंग इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है जस्ट टू सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज। तो आरएनए जो है वो अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से फीचर आता है। ये हमने बेसिक क्लासेस में भी किया है, 10th में भी ये बात की है। डीएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से फिनोटाइप आएगा। डीएनए इज द जीनोटाइप, प्रोटीन इज द फिनोटाइप, एक्सप्रेशन, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है। तो बच्चे आरएनए के बीच में होने की वजह से एक स्टेबल और एक सीक्वेंशियल प्रोसेस रहता है। डीएनए अपना काम करता है इंफॉर्मेशन को स्टेबली स्टोर करने का, आरएनए अपना काम करता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने का। तो सेंट्रल डॉग्मा ये बताता है कि डीएनए रिक्वायर्स आरएनए एज इंटरमीडिएट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो बच्चे डीएनए डायरेक्टली क्यों नहीं काम कर रहा, अगेन वो बात कर रहे हैं, डीएनए का काम प्रोटीन सिंथेसाइज करना नहीं है, उसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके हेल्प से वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके, उसके पास ऐसे एक्सेसिबिलिटी नहीं है। पर आरएनए के पास ऐसी एक्सेसिबिलिटी है, ऐसी मशीनरी है, पूरा एक्सेस है उसके पास। तो बच्चे फिर आरएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं बनाया गया? आरएनए को जेनेटिक मटेरियल इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि आरएनए डीएनए के जितना स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, अपना अपना काम करते हैं, पर दोनों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। आरएनए एज इंटरमीडिएट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो मतलब इट फॉर्म्स अ सेंट्रल पार्ट और इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, अब बच्चे इन्होंने क्या क्या कुछ प्रोसेस जो है मैं वो बता देती हूँ। डीएनए जो है उसमें एक टेंडेंसी है, डीएनए जरूरत पड़ने पर अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सकता है, यानी कि डीएनए खुद से ही डीएनए बना सकता है, आरएनए में कैपेबिलिटी नहीं है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका बनाना। ठीक है, तो बच्चे अब डीएनए जो है जब उसको प्रोटीन बनाना होता है तो बीच में आरएनए बनाता है। तो आरएनए बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए अपनी कॉपी किसको दे रहा है, इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है, आरएनए को, तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यानी कि स्क्रिप्ट, ट्रांस मतलब चेंज, स्क्रिप्शन मतलब फॉर स्क्रिप्ट, तो मतलब स्क्रिप्ट चेंज हो रही है। स्क्रिप्ट पूरी चेंज नहीं हो रही, कुछ इंफॉर्मेशन पास करने के लिए बस क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि आरएनए की फॉर्म में वो आगे बढ़ सके, ताकि वो इजी हो सके। आरएनए जो है अब क्या करेगा, वो प्रोटीन बना रहा है, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन रहा था, सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज हुई है थोड़ी, बट अल्टीमेटली आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। यानी कि हमने पूरा का पूरा लैंग्वेज ही चेंज कर दिया। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में लैंग्वेज था, अब यहाँ पे अमीनो एसिड की फॉर्म में कोडिंग लैंग्वेज है।
यहाँ पे कोडिंग इंफॉर्मेशन थी और यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रहा है, तो ट्रांसलेशन हो रहा है बेटा। तो रेप्लिका यहाँ पे बनेगा डीएनए टू डीएनए, आरएनए ऐसा कभी नहीं कर सकता, आरएनए पे कॉपी नहीं बना सकता। डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। तो बच्चे अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना, हम उनमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं जो कि डीएनए को प्रूव करते हैं और एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन उसके बाद हमने हर एक स्टेप में ये प्रोसेस करना है, इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज डीएनए टू डीएनए, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए, and further RNA to protein is translation. That's it. ठीक है, सो यहां पे हो गया सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बच्चे अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स की, यानी कि उन एक्सपेरिमेंट्स की जो कि डीएनए को प्रूव करेंगे एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो बच्चे अब वापस से पुराना डाटा ले रही हूं। 1869 में, जस्ट टू रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी और एक्सपेरिमेंट्स, 1869 में फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लियन के बारे में बताया था, यानी कि वो एसिडिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, बट अगेन टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद बच्चे मैं सीक्वेंस जस्ट लिख रही हूँ, नाम लिख देती हूँ फ्रेडरिक मिशन। उसके बाद 1926 में क्या हुआ बेटा, जब फ्रेडरिक मिशन ने ये सब चीजें बता दी हमें, अल्टीमेटली काफी देर तक साइलेंट रहा है अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि इतना काम हो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि एक टेक्निकल लिमिटेशन थी, माइक्रोस्कोपी नहीं था और बाकी एक्सेसिबिलिटीज हमारे पास और फैसिलिटीज नहीं थी। ठीक है, तो बच्चे उसकी वजह से काम होल्ड पे रहा। तो बच्चे 1926 में वापस से अर्ज आया कि जेनेटिक मटेरियल को ढूंढा जाए। तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल यहां पे पहुंच गई, रीचेस एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो मतलब मॉलिक्यूलर लेवल तक चीजें पहुंच गई, धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया और मॉलिक्यूलर लेवल तक रिसर्च पहुंच गया अल्टीमेटली। फिर उसके बाद 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने काम किया। 11th में हमने बात की है एक प्रोसेस की, दैट इज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में हमने जाना था कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन आर द 3 प्रोसेसेस जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो ग्रिफिथ ने दिया था बेटा। तो ग्रिफिथ जो है उनका काम जो है यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन पे है, यानी कि बैक्टीरिया पे है। उन्होंने यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी डिटरमाइन किया और साथ ही साथ में डिटरमाइन किया कि जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। एक्चुअल आइडिया उन्हें भी नहीं मिला था, बट फर्दर कुछ आइडिया जो है उन्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिल गया। बच्चे इस 1928 के एक्सपेरिमेंट के बाद ना पेस बढ़ गया प्रोसेस का। ठीक है, तो बच्चे उसके बाद 1933 में, 1933 तो 1944 का सीक्वेंस लेंगे। तो बच्चे उसमें क्या हुआ, ऑसवर्ल्ड, ठीक है, यानी इनकी ऑसवर्ल्ड, मैकार्टी एंड मैक्लोर, ये हमारे पास 3 रिसर्चर है। सीक्वेंस हम लंबा ले रहे हैं क्योंकि तीनों ने इंडिविजुअली काम किया था। तो 1933 टू 1944 का सीक्वेंस है। तो ऑसवर्ल्ड अवेरी, मैकार्टी
एंड मैकलोड। ये 3 रिसर्चर थे, इन्होंने अल्टीमेटली काम किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को बेस बनाकर। इन्होंने एक्चुअली जानने की कोशिश की थी कि प्रोसेस जो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, उस दौरान ट्रांसफर हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, ऑल्दो आज हम जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा था बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, डीएनए। तो बच्चे इनका एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिथ के काम को और इलेबोरेट करना था। बच्चे अल्टीमेटली 1952 में काम हुआ है। 1952 में हमारे पास 2 रिसर्चर थे, हर्शे एंड चेस, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। ये 2 रिसर्चर थे, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। इन्होंने फाइनलाइज किया था, इन्होंने बताया था कि एक्चुअली डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने प्रूव किया था, काफी हद तक काम ये 3 कर चुके थे। उसके बाद एक स्पेशल तरह के एक्सपेरिमेंट को यूज करके इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और बहुत अच्छा और बहुत ऑथेंटिकेटेड काम था इन दोनों का, इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट को ज्यादा वैल्यू मिलता है। उसके बाद 1953 में आ गया था हमारा वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जिसने डीएनए का स्ट्रक्चर भी दे दिया। और इसके बाद इमीडिएटली 1953 के आसपास ही सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये डिस्कवरी के सीक्वेंस है, कुछ हम कर चुके हैं 1869 और 1953 वाला, बाकी 1926 वाला हमें डिटेल में नहीं करना है, बहुत सारी रिसर्चेस हुई थी उस टाइम पे, और ये 3 रिसर्चेस हैं जो मैं फर्दर वो करूंगी। ठीक है, जो मेन कंक्लूजन के साथ आई। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल दिया था ग्रिफिथ ने, इसे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। तो बच्चे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जुड़ा है बैक्टीरियल एस्पेक्ट से। तो बच्चे ही वर्कड ऑन अ बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो बच्चे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और बैक्टीरिया के केस में 2 स्ट्रेन्स होते हैं, एक था स्मूथ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन जिसे एच स्ट्रेन कहा जाता है, और दूसरा था रफ स्ट्रेन। तो मतलब उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन्स पे काम किया, स्मूथ एंड रफ पर। तो बच्चे अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कैसे किया, सबसे पहले उन्होंने एस स्ट्रेन लिया, और एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया माइस में, इंजेक्टेड इन माइस। और बच्चे जब उन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, मतलब इस स्ट्रेन में इंफेक्शन था, ये हमारे पास इंफेक्शियस है, पैथोजेनिक है। बट उसी के बाद उन्होंने कुछ स्ट्रेन्स में, कुछ माइस में आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। तो जब आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस जो है वो सर्वाइव कर गया, मतलब माइस को सर्वाइव इसीलिए कर पाया क्योंकि आर स्ट्रेन जो है वो पैथोजेनिक नहीं था। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, इस एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया, यानी कि हीट किल करने के बाद क्या होता है, उसकी पैथोजेनिसिटी, बैक्टीरिया जो है वो वीक पड़ जाता है, उसकी पैथोजेनिसिटी कम हो जाती है। तो एस स्ट्रेन जो है उसे हीट किल किया। ठीक है, और बच्चे इसे इंजेक्ट किया माइस में, तो बच्चे माइस जो है अब सर्वाइव कर गया, मतलब
कर दिया गया तो उसमें उसकी पैथोजेनिसिटी कॉजिंग और इन्फेक्शन कॉजिंग एबिलिटी जो है वो खत्म हो गई। तो बच्चे इसी सेम स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, दोबारा से इंजेक्ट किया, लेकिन इस बार उन्होंने अकेला इंजेक्ट नहीं किया। ग्रिफिथ ने उसके बाद आर स्ट्रेन साथ में मिक्स किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, और मिक्स करने के बाद इंजेक्ट कर दिया माइस की बॉडी में। एंड होता क्या, आर स्ट्रेन इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड है वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। बट इसमें हमें कुछ डिफरेंट ही डाटा मिला। अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए, माइस को सर्वाइव करना चाहिए, तो माइस में इन्फेक्शन हो गई, डिजीज हो गई, और वो माइस जो है मर गया। तो इससे उनको क्या कंक्लूजन मिला, इससे उनको ये कंक्लूजन मिला कि जब हमने एस स्ट्रेन डाला आर स्ट्रेन के साथ जो है, उसमें एस स्ट्रेन ने डेफिनेटली, एस स्ट्रेन में अपनी प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई इन्फेक्शन कॉज करने की, पर उसने एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को कुछ ऐसा डिलीवर करा जिसकी वजह से एक्टिव आर स्ट्रेन जो है वो चेंज हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, और अल्टीमेटली उसमें इन्फेक्शन कॉजिंग प्रॉपर्टी आ गई। तो बच्चे the conclusion was S strain has passed some information in the form of some molecule, maybe information, यानी कि genetic information to R strain, which makes it infectious, जिसने उसे इन्फेक्शियस बना दिया, क्योंकि एस्ट्रेन में एबिलिटी नहीं थी कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सके। एस्ट्रेन को अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है इन्फेक्शन कॉज करने का तो वो कर लेगा, तो मेक इट इन्फेक्शियस। एंड दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या किया, एस्ट्रेन ने क्या किया, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर स्ट्रेन को देके आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस वाज नोन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आर स्ट्रेन में इतनी एबिलिटी थी कि वो बाहर से जेनेटिक मटेरियल ले सके, इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहा गया लेटर ऑन बैक्टीरिया के केस में। बट इंफॉर्मेशन बस इतनी मिली कि यहाँ पे एस्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करी है, ठीक है। और इतना ही नहीं, जब आर स्ट्रेन पे एस्ट्रेन हीट किल के साथ डाला गया था तो सिर्फ इसी के बेसिस पे, इन्फेक्शन के बेसिस पे कंक्लूजन नहीं निकाला गया था। ग्रिफिथ ने इस माइस में जो मर गया उसमें एक्टिव एस्ट्रेन के मॉलिक्यूल्स भी देखे, एस्ट्रेन बैक्टीरिया भी देखा, जबकि उन्होंने जितने एस्ट्रेन बैक्टीरिया डाले थे वो सारे हीट किल थे। तो ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना जब तक आर स्ट्रेन यानी कि एक्टिव स्ट्रेन को इंफॉर्मेशन लेकर बिल्कुल इसी तरीके से मॉडिफाई ना हो जाए, क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन की एबिलिटी नहीं, उसमें हमारे पास इन्फेक्शन की एबिलिटी नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाना। तो अल्टीमेटली समझ आ गया ग्रिफिथ को कि पास हो रही है इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हो रही है, वो डेफिनेटली डीएनए हो सकता है। डीएनए उन्होंने इसलिए कहा होगा, इसीलिए उनके अकॉर्डिंग वैसा डीएनए रहा होगा, क्योंकि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। डीएनए वो मॉलिक्यूल था जो उसमें प्रेजेंट था प्रोमिनेंटली, शायद उसी वजह से उन्होंने एक बेसिक जो है इंफॉर्मेशन उससे एक्वायर की होगी कि हो सकता है वैसा हो, बट उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, ना ही उन्होंने आगे इस चीज को समझा। वो बस ये जान रहे थे कि पास हुआ है कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट्स इट। वो डीएनए ही एक्यूरेटली था वो उनको वो नहीं जानते। जो प्रूव किया आगे मैक्लोड, मैकार्टी और ऑस्वाल्ड अवेरियो, ठीक है। उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हैं।